मिसबाह उल हक एक मोतबर सतून है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। न्यूजीलैंड अभी पाकिस्तान टीम जा रही है, इनका ये लेटेस्ट चैलेंज है। बहुत सारे इनके चाहने वाले हैं, कुछ लोग तहफ़्फ़ुज़ात भी रखते हैं। और मिसबाह उल हक यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है और बेहतरीन मौका है मिसबाह उल हक की पर्सनैलिटी को सबसे पहले जानने का, और उसके बाद फिर क्रिकेट की गपशप भी लगेगी। मिसबाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रमीज़ भाई, बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूँ पहले तो मिसबाह उल हक कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कितने नंबर देंगे? देखिए रमीज़ भाई, मिक्स कह सकते हैं आप अभी तक, क्योंकि जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको आपने स्पेशली जिस टाइम पे मैं आया एज ए कोच, तो ओवरऑल जो थोड़ी सी फॉर्म थी पाकिस्तान टीम की, कुछ आपके जो मेन प्लेयर्स थे, इंजरीज़ और परफॉर्मेंस थोड़ी सी उस टाइम पे नीचे जा रही थी। एक टेक ऑफ किया था पाकिस्तान ने 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, बट सडनली बिकॉज ऑफ सम ऑफ योर मेन परफॉर्मर्स कंट्रीब्यूट जिन्होंने किया था, हसन, शादाब, फ़खर जमान, फॉर्म थोड़ी सी नीचे गई, फिर इंजरीज, और उसकी वजह से पाकिस्तान टीम थोड़ा अंडर प्रेशर आ गई। वो सारी चीज़ों को लेके स्टार्ट हुआ 2019 वर्ल्ड कप में एग्जिट हुआ पाकिस्तान का। आई थिंक मिली जुली आप उसको कह सकते हैं कि एक जो आपका फेज़ होता है, आप डेवलप करते हैं नए सिरे से कई चीज़ें, तो उसमें मोस्टली एक साल गुजरा है, बट थिंग्स आर लुकिंग गुड नाउ। सम ऑफ द यंगस्टर्स, जिस तरीके से वो कंट्रीब्यूशन उनके हो रहे हैं अभी, जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंटली अब परफॉर्म करना शुरू हुए हैं, जहाँ हम समझते थे कि हाँ ये पोटेंशियली यहाँ तक जा सकते हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स जैसे शादाब इमर्जिंग एज एन ऑलराउंडर एट द मोमेंट, शाहीन जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, बाबर एज अ मेन रन गेटर या मेन बैट्समैन, और जिस तरीके से वो इमर्ज हुआ है इंटरनेशनल उसमें कि टॉप, वो जो एक इलीट 3 to 4 प्लेयर्स का जो ग्रुप है उसमें अब लोग उसको देखते हैं कॉन्स्टेंटली, ही इज़ अमंग द टॉप 1 or 2 or 3 बैट्समैन इन द वर्ल्ड इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। सो आई थिंक वी आर गेटिंग देयर। वी अभी तक वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं हैं जो होने चाहिए थे, बट वी आर वेरी क्लोज, वी आर वेरी क्लोज इन टर्म्स ऑफ दैट। बट ओवरऑल जो एक सोच थी मेरी थ्रू आउट माई क्रिकेटिंग कैरियर खेलते हुए भी, कि आई वांट टू सी पाकिस्तानी प्लेयर्स एंड पाकिस्तान टीम मोर कंसिस्टेंट, प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा हो इनमें, ना कि किसी एक इंडिविजुअल की उस बेसिस पे कि हाँ जी इस तरफ एक उसने लगाया तो ये लग जाएं, बट इतने प्रोफेशनल हों ये इन टर्म्स ऑफ देयर क्रिकेट, इन टर्म्स ऑफ देयर डेली लाइफ डिसिप्लिन, कि हर चीज़ फोकस के साथ करें, क्या खाना है, कैसे सोना है, क्या रूटीन्स हैं, फिटनेस के हवाले से ओवरऑल इंटरनेशनली दुनिया कहाँ जा रही है, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स कैसे लेके जाने हैं, और जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे आपकी बॉलिंग है या जो बैटिंग है क्या डिमांड कर रही है, किस टाइप की ग्रेड आपने खेलनी है। सो आई थिंक वो जो फोकस था वो आहिस्ता 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 वी आर गेटिंग देयर। कहीं आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा पीछे भी आ जाते हैं, बट अच्छा, वी आर मुझे ट्राइंग। आपकी पर्सनैलिटी को भी समझना, फिर हम और इसमें बात कर सकते हैं कि जो आप चाहते हैं अपनी टीम से, वो आपकी पर्सनैलिटी वो चीज़ को फोर्स करती है। क्या आप ठंडे मिजाज के खेलते हुए तो बहुत ठंडे मिजाज के थे, घर में क्या आप ज़्यादा थोड़े से टेम्परामेंटल होते हैं या ऐसे ही ठंडे रहते हैं? तो आप किस तरह से प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? रमीज़ भाई, जैसे मैं मेरे पूरे कैरियर में आपने मुझे देखा है, वो मेरी एक नेचुरली जो मेरी पर्सनालिटी है वो वही है, चाहे मैं घर में हूँ चाहे मैं एज ए कोच हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा शोर मचाने से और ज़्यादा कोई जो है वो दिखाने से कुछ नहीं होता। बेसिकली आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, और जितना आप सुकून से बैठ कर डिसीजन करते हैं, आराम से बैठ के अपनी बात अगले को बताते हैं और उस पर ज़ोर देते हैं कि हाँ जी ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करते, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, उतना आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। आपकी यू नो विव रिचर्ड्स कभी अच्छे कोच नहीं बन सके, क्योंकि विव रिचर्ड्स का क्रिकेट को देखने का और टैलेंट को परखने का नज़रिया जो है वो अपनी वेंटेज पॉइंट से देखते थे। सो आपने किस तरह से एडजस्ट किया, क्योंकि आपने बात की 2 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे। सो शायद वो आपका टेम्परामेंट अच्छा है कि आप इस चीज़ को काबू में रखते हैं, बट मुश्किल होता है
कि टैलेंट को अंडरस्टैंड करना, या टैलेंट ऐसा क्यों नहीं निखर के आ रहा जिस तरह से आप चाह रहे हैं, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है? बहुत बड़ा चैलेंज है रमीज़ भाई, और इट्स नॉट दैट इजी, मुश्किल है। बट एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो कप्तानी का पीछे एक्सपीरियंस होता है आपका, और मुझे जो तकरीबन 18 साल कप्तानी के एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल, एंड पाकिस्तान टीम का भी कुछ 7-8 साल का एक्सपीरियंस रहा है, वो बेसिकली वो आपका टेम्परामेंट बेहतर करता है, क्योंकि उसमें आप इसी तरीके से लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस, बुरी परफॉर्मेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, मतलब उनकी साइकी डिफरेंट होती है। कुछ अग्रेसिव माइंडसेट होता है, कुछ उस तरह नहीं होता है। टेम्परामेंट किसी का अच्छा होता है, किसी का डिफरेंट होता है। शाहीन है, उसका डिफरेंट माइंडसेट है, उसका डिफरेंट टेम्परामेंट है। बाकी बॉलर्स का डिफरेंट होगा, बैट्समैन का डिफरेंट होगा। तो आई थिंक वो चीज़ आपको हेल्प करती है। इट्स नॉट दैट इजी, इट्स डिफिकल्ट मैन मैनेजमेंट कि स्किल्स आपका चाहिए। एक बंदा एक दिन यहाँ पे और सडनली अगले दिन अगर उसकी परफॉर्मेंस 19-20 हो गई है, या कोई बंदा बहुत जल्दी किसी चीज़ को अडॉप्ट करता है, पिक करता है और बहुत जल्दी इम्प्रूव करता है, किसी प्लेयर पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है। आई थिंक एज अ कोच ये सबसे बड़ी जो ये मैनेजमेंट एंड नोइंग द साइकी ऑफ द प्लेयर्स, उसकी उसके पोटेंशियल को आपने देखना है कि कैसे, किस चीज़ में ये जल्दी पिक करने वाला है, किस चीज़ में उसको टाइम लगेगा। यही मेरे ख्याल में सबसे बड़े चैलेंजेस हैं आपके, इनको आपने देखना। और एट द एंड ऑफ द डे टेम्परामेंट इज़ द की। एक जो बात की जाती है आपकी शख्सियत को सामने रख के, कि मिसबाह उल हक जो है ना, वो एक उनकी ख़ास स्पीड है, और टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवाने की भी एक ख़ास स्पीड है। अ, जल्दबाजी में शायद आप बिलीव नहीं करते हैं, और टैलेंट को आप पिक तो कर लेते हैं, इंट्रोड्यूस कराने में थोड़ी सी आप जो है तकल्लुफ़ करते हैं, जिसकी वजह से एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि आप उस तरह से गो गेटर नहीं है, आप उस तरह से एग्रेसिव नहीं है जिस तरह से कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डीएनए मांगता है, क्योंकि हम हमेशा तेज़ बॉलर, तेज़ बैट्समैन, हमारी एक फ्लेवर ऑफ क्रिकेट है, एक फ्लो है जो कि हम हिस्टोरिकली जिसकी वजह से जाने जाते हैं। आपने आके जो अपनी ब्रांड है, जो जिस तरह से आपने कप्तानी की थी, कई लोग कहते हैं कि वो बंकर मेंटालिटी थी, सिट इन पीरियड से आप बाकी टीम्स को घायल कर देते थे और वेट करते थे अपॉर्चुनिटी का। यही आप फिलॉसफी जो है कोचिंग में भी लेके गए हैं। शायद आजकल की कोचिंग की डिमांड्स जो हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, वो जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो जल्दी से रिप्लेसमेंट मांगती है वो चीज़। ये जो परसेप्शन है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? इस एक तरह से नेगेटिविटी को किस तरह से आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, दैट बेसिकली मूव्स अराउंड योर रिसोर्सेज। जब कप्तानी की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में उस टाइम पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे, आप पहले सोचते हैं कि मेरी जो भी स्ट्रेटजी है वो बेस्ट अवेलेबल जो मेरे रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक मैंने बनानी। उस टाइम पे क्वालिटी स्पिनर्स थे, हमारी जो स्ट्रेंथ थी, हम इन कंडीशंस में जिस कंट्रोल्ड और एक बड़ी डिसिप्लिन क्रिकेट खेल के उसमें हम टीमों को कोशिश करते थे कि फंसाएं और जीतें। एंड ऑफ द डे जीतना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। अब डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट सिनेरियो है, अब डिफरेंट आपके पास टैलेंट है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। तो आई थिंक ये जो चीज़ है कि मैं टाइम लेता हूँ उसको उस कप्तानी में, और अपने कैरियर को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जहाँ इस टाइम पे स्टैंड करता है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, आई बिलीव कि उसमें जो इंटरनेशनल और उसमें गैप है, उसको आप ज़रूर कोशिश करते हैं पहले देखने की कि मेरा जो प्लेयर टॉप परफॉर्मर है, नीचे से आ रहा है, इसमें टैलेंट है, पोटेंशियल है, लेकिन जब मैं इसको उधर डालूँगा तो उसको आप ज़रूर फोर्स ही करने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ ऐसी है जो अभी ये लैग करता है, इसकी परसेंटेज क्या है वहाँ पे सक्सेसफुल होने की। ये नहीं करना चाहते कि उसको फेंका एंड देन ही इज़ आउट और वो कहीं पे भी नहीं है। तो मेक श्योर करें कि हाँ ये रेडी है, जो रेडी है उसको आप, और उस डिमांड को मीट कर रहा है। जैसे हैदर है, आया उसने परफॉर्म किया, देन ही जस्ट गेट्स हिम स्टार्ट परफॉर्मिंग, और एक सूटेबल उसको फॉर्मेट मिला। इसी तरह नसीम की एग्जांपल आपके सामने है कि 4 फर्स्ट क्लास के मैच खेला, अंडर 19 से आया, देखा हमने कहा ये टेस्ट के लिए जो है वो जिस तरह का ये बॉलर है, स्पीड है, स्विंग कर सकता है, सीम होता है गेम, अग्रेसिव, हर चीज़ हमें ज़रूरत है। ओके ठीक है, स्ट्रेट अवे हमने उसको एक्सपोज किया उसमें। तो आई थिंक
डिपेंडिंग ऑन, ये नहीं है कि खामखा जब हमें एक प्लेयर का नज़र आ रहा है कि ही इज़ रेडी तो उसको थ्रो करने में हम डिले करें और टीम को ज़रूरत है। तो इट इट डिपेंड्स कि पोटेंशियली कौन सा, और आपने हम बात की एक इम्पोर्टेंट, जीत इम्पोर्टेंट है, हर जी टीम के लिए इम्पोर्टेंट है। जीत तक पहुंचने के तरीकाकार मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल। आप ज़रूर एक्सपीरियंस का उसमें एक रोल होता है। मगर T20 फॉर्मेट की मैं बात करता हूँ इस बार, जहाँ पे दुनिया जो है इसको एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मेट समझती है। वहाँ पे आप, क्योंकि इतनी ज़्यादा T20 क्रिकेट हो रही है, लीग्स हैं, पाकिस्तान अपने सर्किट में बहुत ज़्यादा, ऑफिशियल सर्किट में बहुत T20 खेलता है, तो वहाँ पे तो गुंजाइश है कि आप एक्सपेरिमेंट करें। जो एक नुक्ताचीनी होती है कि एक्सपेरिमेंटेशन से पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब घबरा रही है, जहाँ जहाँ पे एक हमारी हिस्ट्री है कि 18 साल 19 साल का लड़का टेस्ट क्रिकेट में धकेल दिया जाता था पहले। सो आप समझते हैं कि ये फॉर्मेट में आपने थोड़ा सा ढीलापन पाकिस्तान ने दिखाया है T20 को सामने लेके? नहीं, मेरे ख्याल में ये परसेप्शन है रमीज़ भाई। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप 6 बैट्समैन अगर खेल रहे हैं तो 6 की 6 चेंज कर दें। क्या होगा, उन पे भी प्रेशर आएगा, उनका फ्यूचर भी ख़राब होगा, और वो दे विल नेवर लर्न कि हाँ जी हमने कैसे। अगर एक आपका बाबर आजम खेल रहा है या मोहम्मद हफीज़ खेल रहा है और 4 उसके अराउंड या 3 बैट्समैन ऐसे खेल रहे हैं जो नए हैं, वो जो कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट में वे अपना बना रहे हैं कि हमने हैदर अली आया है, जिस तरह खुशदिल शाह है। सो आपने थोड़ा उनको टाइम भी देना है, थोड़ा उनको कुशन भी देना है कि वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके वो मेन प्लेयर्स लें और वो साथ आके फ्रीली अपनी क्रिकेट खेल सकें। आई थिंक कि मैंने जो पहले बात की ना कि हमें ये समझना है कि दूसरी दुनिया की जो क्रिकेट है, आईपीएल है या जो इंग्लैंड क्रिकेट खेलती है या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलती है, किस स्टैंडर्ड से कैसे आते हैं। गो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टैंडर्ड उस इंटरनेशनल क्रिकेट के करीब ले जाएं, बट हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, हमें थोड़ा सा टाइम देना है उनको। जितनी एक्सपेरिमेंटेशन शायद पिछले 1.25 साल में हुई है कभी भी नहीं हुई, मतलब इतनी ज़्यादा। मुझे तो अब हमारी टीम में तो ये होता है कि हर रोज़ हम जब मैच होता है हमारा T20, तो हम 2 या 3 नई कैपें लेके जाते हैं हाँ, कि हाँ। डेफिनेटली डेब्यू होंगे। तो आई थिंक कि ये जो है ना हमारा, हम बहुत जल्दी हम कहते हैं कि भाई सारे ही चेंज, तो वो डिफ़िकल्ट होता है उन लड़कों को, ये डिफ़िकल्ट होता है। अब हमने मैचेस भी कोई इतने ज़्यादा, रमीज़ भाई कितने मैच खेले हैं हमने, हम जब से मतलब मैं आया हूँ तो T20 में आपके टोटल कितने मैच आपने खेले। बट वी आर ट्राइंग कि हाँ जी नए से नए बॉलर्स में भी उस्मान आया, अभी उस्मान कादिर आया, तो वो जो हमारी एक सोच थी कि हमने जो वे है खेलने का उसको चेंज करना थोड़ा, जिस तरह दुनिया खेल रही है उसकी आपने एग्जांपल देखी है। अभी जो यहाँ पे T20 टूर्नामेंट भी हुआ है कि पाकिस्तान में जहाँ 100 150 160 होता था, 200 रन 250 होते हैं। इंग्लैंड में जाके 190 प्लस आप कर रहे हैं, मेंटालिटी चेंज हो रही है। फिर आपकी बॉलिंग में भी वो मेंटालिटी आ रही है कि आपके पास 4 बॉलर, बल्कि 5 बॉलर ऐसे हैं जो 140 प्लस करते हैं, 150 के करीब करते हैं, वो जो कि थ्रेट हैं दुनिया के लिए। आपके पास लेग स्पिनर है, उसका बैकअप जो एक लेग स्पिनर आया उसकी वेरिएशन सब ने देखी है, वो भी उसमें भी पोटेंशियल है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अगर वो अपने आप को इसी तरह लेके चलता है आगे, मेहनत करता है, तो आई थिंक पाकिस्तान के पास वो जो फ्लेयर था एक हाँ, पाकिस्तान का हाँ, वो अटैकिंग आएगा। ब्रांड, वो आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ हम जा रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जल्दी हम वहाँ पे होंगे। अच्छा, एक जो सवाल ये भी है मिसबा कि क्योंकि हम 7वीं रैंक साइड हैं आईसीसी में टेस्ट क्रिकेट में, इसी तरह से छठी या 7वें नंबर पे हम ओडीआईज में भी हैं। सो आपके पास तो अब एक लाइसेंस है कि आप बिल्कुल ही इसके कैनवस को बदल दें, क्योंकि इससे नीचे हम जा नहीं सकते हैं बेसिकली। और हम एक मीडियम रेंज साइड बन के बहुत देर से खड़े हुए हैं। आपने पाकिस्तान टीम को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 रैंक, वही एक मोमेंट है जब आप कप्तान थे। सो वहाँ पे रह के आपकी जो एक माइंडसेट वो क्या कह रहा है कि मैंने अगर पाकिस्तान टीम को नंबर 1 बनाना है, तो ये मैं 3 चीज़ें करने वाला हूँ अगले 1 साल में अपनी टीम के साथ, जहाँ मैं समझता हूँ कि हमें गुज़ारे ही नहीं है माँ इन 3 चीज़ों के, तो वो क्या होंगी? देखिए रमीज़ भाई, पहले ही मैंने बात की, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टेस्ट क्रिकेट, जब मैं आया हूँ तो अब देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके के लिए होती है टेस्ट क्रिकेट में, वो आपकी बॉलिंग होती है। अनफॉर्चुनेटली रिटायरमेंट्स और इंजरीज और दिस एंड दैट, आपके पास जो फास्ट बॉलिंग थी वो ऐसी है कि हार्डली 10 टेस्ट भी कोई नहीं खेला हुआ। तो सबसे जो मेन फोकस था वो यही था कि भाई जब आप 20 विकेटें लेने के लिए आपको
स्पिनर ऐसा चाहिए, 20 विकेटें लेने के लिए आपको फास्ट बॉलर्स ऐसे चाहिए कि जैसी मर्जी पिच हो आपको 20 आउट करके दे सके। तो वही आर बेसिकली बिहाइंड दैट कि हाँ जी इसको कैसे हमने डेवलप करना है। जो हैं लड़के ठीक है, बट ये जो पूरी यंगर लॉट को एक को डेवलप करना है, उनको करने का मकसद ये है कि बाहर जाके हमने किस तरीके से परफॉर्म करना है। एंड देन ऑब्वियसली वो जो बात होती है कि जी ब्रांड हमने खेलना है क्रिकेट का अटैकिंग बाहर। इवन टेस्ट क्रिकेट में व्हाट मैटर्स रन्स, और रन्स आप अच्छी पिच पे अगर खेल रहे हैं, अच्छी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आप खेल रहे हैं, इट डजेंट मैटर आप 90 ओवर खेल के अगर रन नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपको आउट कर लेंगे, वो दूसरे नए बॉल पे ले जाएंगे। तो बेसिकली क्या करना है आपने क्रिकेट अब वो नहीं, आप कोशिश करनी है कि आपको अगर पहला बॉल भी मिलता है तो आपने पनिश करना है उसको। तो वो माइंड सेट उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और आई थिंक बाबर आजम विल बी द की। क्योंकि जब आपका कप्तान आपका लीडर वो उस तरीके की क्रिकेट खेल रहा होता है, देन एवरीबॉडी जस्ट फॉलोस, और वो एक एग्जांपल सेट कर रहा है। फिर अभी वाइट बॉल क्रिकेट में शादाब है, दोनों एग्रेसिव माइंडसेट हो, वो जिस तरह खेलते हैं कि अटैक करना है हमने दूसरी टीम पे। मेरी पर्सनैलिटी को लोगों को वो डिफरेंट एक एरा था, उसको जहन में नहीं रखना चाहिए किसी को भी। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा जी जैसे हम यूएई में खेलते थे वैसे ही हमने खेलना, नहीं। कंडीशंस बेसिकली किस एरा में खेल रहे हैं, किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट इज़ योर डिसिप्लिन एज ए टीम। जब तक आप पूरी लाइफ को डिसिप्लिन नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी परफॉर्मेंस में भी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस टीम। आई थिंक सारे कहते हैं कि जी कोई भी बड़ी चीज़ या एक्सीलेंस या कुछ भी अचीव करने आप कंफर्ट जोन में अचीव नहीं कर सकते। मेरी फ़िलॉसफी ये है कि कंफर्ट जोन क्या है। बेसिकली कंफर्ट जोन इज़ योर हैबिट्स। मैं जिस तरह ज़िंदगी आम गुजारना शुरू कर दूंगा, जिस अगर मैं 10 बजे 11 बजे उठना शुरू कर दूंगा, मैं सालों से यही कर रहा हूँ, तो वो दैट इज़ माई कंफर्ट जोन। बट अगर मैं 5 बजे उठना शुरू हो जाऊंगा और 6 महीने में 5 बजे उठूंगा और 9 बजे सोऊंगा, तो वो क्या होगा? एक महीने के बाद, जब 3-4 वीक्स के बाद, दैट इज़ माई कंफर्ट जोन। वो जो आप हम करते हैं कई दफ़ा कि हमने जी ये ज़बरदस्त हेल्दी ईटिंग जो हैबिट्स हैं वो डेवलप करनी है, आफ्टर 2 वीक्स वही आपको लगता है कि दैट इज़ माई कंफर्ट जोन। सो बेसिकली दैट्स व्हाट वी नीड टू डेवलप इन आवर टीम कल्चर। वो कोशिश करनी है, कर रहे हैं काफ़ी हद तक लोग उसको, ट्रेनिंग को, अपनी फिटनेस को, इन सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ मैं एज ए बैट्समैन हूँ तो बैटिंग करनी है मैंने, दैट्स इट, रन्स मैटर्स, दैट्स इट। बॉलर हूँ तो मैंने अपनी बॉलिंग करनी है, विकेटें लेनी है, दैट्स इट। फील्डिंग मैंने नहीं करनी, ट्रेनिंग बाकी चीज़ें मुझे, या बैटिंग में मैंने फोकस नहीं करना। तो आई थिंक ओवरऑल टीम के लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट इज़ समथिंग विच वी आर ट्राइंग टू डेवलप। अच्छा मिसबा, मैंने ये भी नोट किया है कि स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप कोच हैं, सो स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपने कोई चार्ट बनाया हुआ है कि 8 महीने के बाद इस प्लेयर के ऊपर जो मैंने काम किया है इसके रिजल्ट्स मुझे दिखने हैं, या 3 महीने के बाद कोई टारगेट दिए हुए हैं? क्योंकि कई दफ़ा ऐसा दिखता है कि फास्ट बॉलर्स फॉर एग्जांपल नया बॉल जब कर लेते हैं उसके बाद आपकी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। फॉर 20-30 ओवर्स हम बिल्कुल ही पेडेस्ट्रियन लगते हैं, और उसके बाद जब गेंद पुराना होता है फिर हम थोड़ा बहुत अपनी उसको मूवमेंट कर लेते हैं। सो स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान के जो टैलेंट है वो थोड़ा सा पीछे है। तो इसके ऊपर फ्रॉम कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपने क्या टारगेट सेट किए हुए हैं, क्या इनके साथ आप काम कर रहे हैं, और कहाँ पे कुछ यंगस्टर्स को आप देखना चाह रहे हैं कि इनका लेवल जो है वो 3 महीने के बाद मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं बस इतना ही इनको चांस दूंगा, उसके बाद मैं इनको रिप्लेस कर दूंगा? देखिए बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इतनी हमारी डिस्कशंस होती हैं और इस पे हम इतना काम करने की कोशिश करते हैं कि ये जो जो नॉर्मल हमारा ट्रेंड नीचे भी है कि हम प्रैक्टिस में आते हैं, नया बॉल हमारे फास्ट बॉलर लेते हैं, दे हार्डली बॉल 3 to 4 ओवर्स या 5-6 ओवर्स, दैट्स इट। या फिर पुराने बॉल से 2 ओवर कर लेंगे, यॉर्कर्स मार लिए कुछ ऐसे, दैट्स इट। सो यही कॉन्सेप्ट अभी हम ही टीम में लेके आए हैं कि भाई नहीं, ऐसे नहीं है भाई। वो जो 6 ओवर नए बॉल के हैं या 10 ओवर या 15 ओवर गुजर गए हैं आपके, एंड देन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो आपका आता है, फ्रॉम 15 to 20 ओवर्स टिल द 60th ओवर इन अ टेस्ट मैच, जब बॉल कुछ नहीं हो रहा, सीम नहीं हो रहा, स्विंग ख़त्म हो गया, रिवर्स नहीं हो रहा। सो देयर कंट्रोल आपका, क्लैरिटी आपकी,
और फिर आपकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गेम अवेयरनेस, और जो उस टाइम पे आप यूटिलाइज़ करते हैं अपनी स्ट्रेटजी प्लान्स कि कैसे मैंने अब यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है, कंट्रोल भी करना है गेम को, कैसे इसको अटैक करना है, आउट भी करना है, स्क्वीज़ करना है, या कंट्रोल। मैंने किस तरीके से उसको लेके उस फेज़ को मैंने कैसे कंट्रोल करा है। और आपने बिल्कुल सही, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट एट द मोमेंट फॉर अस। स्किल है, नए बॉल पे पहला स्पेल थोड़ा सा हेल्प मिलती है, हम रन थ्रू कर जाते हैं। और इंग्लैंड में आपने देखा कि वही सिचुएशन की पार्टनरशिप लगी है, व्हेन सडनली थिंग्स आर जस्ट गेटिंग आउट ऑफ आवर हैंड्स, फिर हम स्टन हो जाते हैं कि अब हमने क्या करना है, कैसे उससे निकलना है। तो तो ग्लव्स नेट्स ग्लव्स नहीं में भिजवाने में बिलीव करते हैं मिसबा, बिलीव क्योंकि करते हैं, देखिए उस वक्त अजहर को बड़ी सख्त हेल्प की जरूरत थी, क्योंकि इतने आराम से सिंगल्स भी मिल रहे थे, वो जो देखिए पार्टनरशिप लगी देखिए थी। बात ये है रमीज़ भाई कि आप बिल्कुल प्लान करते हैं कि बाउंसर का प्लान हुआ, फिर आपने किया बाउंसर का प्लान, नेक्स्ट 3 डिलीवरीज बाउंसर की शायद बॉलर ने भी ट्राई की, बट जहाँ पे होना चाहिए वहाँ नहीं है, 2 चौके कट पे पड़े, एक यहाँ पे आया, इधर चौका पड़ा, एंड सडनली एक सिचुएशन ऐसी होती है, पैनिक क्रिएट होती है कि आप जो भी प्लान करते हैं आगे से अगर अगली टीम आपको अटैक कर देती है, 2-3 चौके पड़ जाते हैं, देन वो कहते हैं ना कि जी एवरीवन हैज़ अ प्लान, हाँ। कि उससे पहले कि जब आपको 2 मुक्के मुंह पे पड़ जाते हैं। तो वो वही वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम पे हमने कैसे, यासिर पे आपने फील्ड खोली, ये ऊपर बुलाए, रन्स नहीं रोक रहा है, यू आर अंडर प्रेशर, उसको कैसे हमने लेके चलना है क्योंकि सेटअप। मैं आपको बताऊं, मैं उस एरा में खेला हूं इमरान खान के नीचे, और मुझे अच्छी तरह याद है कि जो एक पहली टीम टॉक थी उसमें बड़ा क्लियर कर दिया था उन्होंने कि या हम ये मैच जीतेंगे या हम ये मैच हारेंगे, हम ये मैच ड्रॉ करने के लिए नहीं खेलने लगे। बिल्कुल सो बिल्कुल। कोई आपकी तरफ से भी इस चीज़ पे तवज्जो है कि इस टीम को बहादुर बनाएं, और बहादुर इस लिहाज से कि देखो यहाँ हम आए हैं, या जीतेंगे या हारेंगे। सो उस पे फिर एक आपकी स्ट्रैटेजी, एक माइंडसेट और बन जाता है, आपकी सिलेक्शन और बन जाती है। देखें सीधी सी बात है रमीज़ भाई, अब तो 99% देर इज़ नो वे, जैसी मर्जी आप पिच पे खेल रहे हो कि कि आप रिजल्ट ड्रॉ ना हो। कर लेंगे। तो आपने सोचना ही ये है कि भाई जीतना कैसे है, क्योंकि आप नहीं जीतेंगे तो अगली टीम जीत जाएगी। तो ये तो बात कहीं है ही नहीं कि जी हम सोचें कि हमने ड्रॉ, हम सेफ खेल जाएं, ये कर जाएं, नहीं। जो भी स्ट्रेटजी है वो, और टीम फॉर्मेशन है, सारा कुछ है, उसका मकसद ही यही है कि हाँ जी हमने कैसे जीतना है, क्योंकि अगली टीम ड्रॉ नहीं करेगी, और ना ही अब वो क्रिकेट रह गई है कि जी वो ड्रॉ की तरफ जाना है, अच्छा तो ये मिसबा, क्लैरिटी। आपकी आपकी किताब में क्या आप स्पेशलिस्ट को ज़्यादा फेवर करते हैं या ऑलराउंडर्स को? क्योंकि दो है ना स्कूल ऑफ थॉट। एक ये है, आप रेगुलर अपने बैट्समैन बॉलर्स के साथ जाएं ताकि जब मुश्किल पड़े तो वो आपके स्पेशलिस्ट आपके काम आए, और दूसरा ये है कि चलो यार ये बैटिंग भी कर लेता है, ये बॉलिंग भी कर लेता है, सो कहीं अगर मैं हमारे रमीज़ भाई प्लान्स। ये बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं इसमें मैं 100% क्लियर हूँ इस चीज़ में कि ऑलराउंडर मेरी किताब में हमेशा से मैं उसको कहता हूँ कि जो स्पेशलिस्ट हो किसी एक चीज़ में, आइदर ही शुड बी अ प्रॉपर बॉलर जो आपके टॉप 4 या 5 बॉलरों में आता हो, या फिर वो टॉप 6 बैट्समैनों में आता हो। बैटिंग ऑलराउंडर है तो वो ऐसा हो कि वो बैटिंग पे मैच जिता सके, 100 करने के काबिल हो, और जैसे बेन बॉलर है, स्टोक्स है। जी बॉलर है तो वो ऐसा हो कि जो आपको नज़र आएगा यार ये जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी 5 या 10 आउट करके मुझे मैच जिता सकता है। आई थिंक वो जो 50-50 वाला है ना कि ये चलो 15-20 रन भी कर लेगा, और वो, क्योंकि वो फिर आपको प्रेशर सिचुएशन में वो आपको कभी भी वो बेनिफिट नहीं मिलता, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते आप जब। अच्छा, आपका जो एक चैलेंज है, एक तरह से चैलेंज मैं समझता हूँ कि एक नया कप्तान आया है। अज़हर अली के साथ आप खेले हुए थे, उनको बेहतर तरह से आप जानते भी थे, और उनकी एक पर्सनैलिटी मुख्तलिफ है कंपेयर टू बाबर। बाबर के पास एक एटीट्यूड इसलिए है, और राइटली है, क्योंकि दुनिया के इस वक्त वो टॉप 3 बल्लेबाजों में है सारे फॉर्मेट्स में। सो एक एक ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस है वो, और उनके साथ आपको एडजस्ट करना है जो आपसे शायद 20 साल के करीब छोटे भी हैं। सो ये कितना बड़ा चैलेंज है अब आपके लिए? आई थिंक रमीज़ भाई चैलेंज नहीं है मेरे ख्याल में। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि कप्तान की जो सोच है और उसका जो कॉन्फिडेंस है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीम। नो मैटर जैसे आप कह रहे थे ना ग्लव्स भिजवा दो, ये नहीं, वो क्योंकि वो अंदर
जब आप कॉन्फिडेंट हैं और आपका एटीट्यूड जो भी है, आप हर बॉल हर ओवर में बदलती सिचुएशंस में आप कुछ नहीं कर सकते, वो बड़ा ज़रूरी है। और जब एक कप्तान कॉन्फिडेंट होता है, उसकी परफॉर्मेंस होती है, और जाहिर है जो दुनिया का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है, ऑल 3 फॉर्मर्स, दैट मीन्स कि उसकी जो गेम अवेयरनेस है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, बॉलर्स को समझना, फील्ड प्लेसिंग को समझना, वो टॉप क्लास होगी तो वो सारा कुछ करता है। अदरवाइज़ अगर आप गेम को समझते नहीं हैं तो इतने कंसिस्टेंटली आपके लिए परफॉर्मेंस करना मुश्किल है। उसके लिए डिसीजंस लेने, क्योंकि मैं खुद भी इस उसमें था, ज़ाहिर है आप बैट्समैन हैं तो आप हर बॉलर के बारे में सोचते हैं, आपने हर बॉलर की जो सोच है उसको आउट थॉट करना होता है, फिर ही आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें आपके लिए आसान है। फिर एज ए कैप्टन भी अच्छा ये सोच रहा है, बैट्समैन ये देख रहा है, ये सिचुएशन है, मैंने क्या करना है, कैसे। आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे कोई इतनी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है। हाँ, जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है पहले का, थोड़ा बहुत आप उससे वो करते हैं, बट कोशिश करते हैं कि आप कप्तान को एक तो कॉन्फिडेंस भी दें, अथॉरिटी भी दें, ताकि वो अंदर जाए, वो अपने माइंडसेट, हाँ जी मेरा क्या माइंडसेट है, मैंने कैसे वो करना, लड़ाना तो उसने है टीम को। हम्म। आप अच्छा, कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। आपकी पर्सनालिटी में कोच जो है कई दफ़ा पंचिंग बैग भी होता है, आपको ब्लोज भी लेनी पड़ती हैं। कई दफ़ा नहीं। वाह तो ये आपकी पर्सनालिटी के कितना अगेंस्ट है? या ये आपने थोड़ी सी थिक स्किन आप पाल ली है कि ठीक है ये पार्ट ऑफ द कोचिंग, एक जॉब है, मुझे कई दफ़ा इस तरह की चीज़ें भी सुननी पड़ेंगी एंड आई हैव गॉट टू गेट ऑन विद इट। देखें, ये मैंने आपको कहा है ना कि 7-8 साल पाकिस्तान, 7 साल तकरीबन पाकिस्तान टीम की कप्तानी, तो इन टर्म्स ऑफ दैट इट वाज द सेम कि जीतना है तो टीम ने जीतना है, हारना है तो कप्तान ने हारना है। कोई फेल हो गया है तो वो कप्तान के खाते में है, आप फेल हुए तो आपकी परफॉर्मेंस भी आपके खाते में है, टीम की भी आपके खाते में है। कोई कामयाब हुआ है तो उसके फिर जो मतलब है कि जो प्रेज़ है और सारा कुछ वो बड़े लोगों के। तो ये तो सिमिलर है। हाँ, एक डिफरेंस ज़रूर है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जब आप खेल रहे होते हैं, कप्तान होते हैं, खेल रहे होते हैं, आप अंदर, यू कैन कंट्रोल लॉट ऑफ थिंग्स, आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नहीं कोई कर रहा, बैटिंग फेल हो रही है तो आप खुद जाके सी थ्रू कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। आप अंदर खड़े हैं, स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप वो फ्रस्ट्रेशन वो नहीं है कि बाहर बैठे हैं तो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आप इम्प्लीमेंट, ये फ़र्क ज़रूर है। बट वो जो आपने कहा ना कि क्रिटिसिज्म है मुश्किल, वो तो उस टाइम भी वैसे ही था। यहाँ पे ये है कि आप अंदर कुछ कर नहीं सकते, क्रिटिसिज्म उसी तरह है और शायद उससे भी ज़्यादा है। अच्छा, ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं कहूँ हिस्टोरिक मोमेंट भी था कि चीफ सेलेक्टर एंड बीइंग द कोच, बहुत एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ये बात गई, मगर साल के बाद विड्रॉ कर लिया एक को आपसे चीफ सेलेक्टर का ओहदा। कितने डिसअपॉइंटेड हैं? क्योंकि एक ऐसी चीज़ भी आपके पास मौजूद थी कि इसको काबू में करके और एक बेहतरीन एग्जाम्पल सेट हो सकती थी, अब नहीं है। सो खुश हैं या डिसअपॉइंटेड है? देखिए, बात ये है कि रमीज़ भाई, जो आप बात कर रहे हैं ना कि आप डायरेक्टली अपना जो विज़न है इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग प्लेयर्स, कि आपको क्या चाहिए टीम में, कैसे लोग चाहिए, कैसे आपने पिक करना है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको लेके आते हैं, उसको कैसे खिलाना है, कहाँ यूज़ करना है, वो आपके लिए आसान होता है इसमें। बट एट द सेम टाइम एक जो सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम है कि आपको परफॉर्मेंसेस कई दफ़ा वो जो ऑन पेपर परफॉर्मेंसेस हैं उन पर डिसीजंस करने हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान टीम जैसे अभी टाइम नहीं है रिसेंटली आपके कि पास छोड़ने टैलेंट का को मकसद देखने ही का। ये था हाँ। कि इतना बिजी स्केड्यूल है कि हम्म। कोई टाइम नहीं है हम्म। थोड़ी ये देर आपसे के लिए। डरे भी रहते होंगे ड्रेसिंग रूम में कि आप चीफ सेलेक्टर भी हैं, कुछ ये भी एक मसला था या मेरे नहीं है? ख्याल में रमीज़ भाई ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि देन अगेन हुएवर कम्स इन द टीम, फिर आपने वहाँ पे तो सिलेक्शन करनी है उनकी। तो इसमें मेरा मेरा नहीं ख्याल कि इसमें तो मेरे ख्याल में वो कोच को डरे रहना चाहिए, चीफ सेलेक्टर को, कि आपने फेस करना है प्लेयर्स को। समटाइम्स इट्स रियली डिफ़िकल्ट ग्राउंड रियलिटीज़ पे, यू हैव टू ड्रॉप सर्टेन पीपल जो कि आप
जिनको आप पसंद भी करते हैं, जिनके साथ आपने काम भी किया, एंड यू नो कि यार वो हमारी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, आगे भी कर सकते हैं, बट करंट फॉर्म ऐसी है, सिनेरियो ऐसा है, और आपके रिलेशंस होते हैं, आप उनके साथ इतना अरसा रहे हैं, एज ए कोच एज ए प्लेयर भी खेले हैं, तो वो चीज़ें होती हैं, अब आपको फेस करना पड़ता है उनको, तो वो आपके लिए मुश्किल होता है। मेरा नहीं ख्याल कि प्लेयर्स के लिए कोई इतनी वो चीज़ है, क्योंकि देन अगेन कैप्टन एंड कोच, आप तो फिर आप सिलेक्शन कमेटी तो आप हैं वहाँ पे भी, और जाहिर है आप किसी प्लेयर के बारे में जब इनपुट देंगे कि भाई ये प्लेयर मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे काम का नहीं है, मुझे ये चाहिए या इसकी रिप्लेसमेंट, तो देन अगेन आपको आप कौन सा प्लेयर पसंद आता है जनरली मिसबा? आपने दो तीन उसकी खसूसियात गिनवाई हैं, डिसिप्लिन की आपने बात की है, टैलेंट की, बेखौफी, निडरपन, या आपको एक्सपीरियंस हैंड चाहिए, या आप जीत के लिए जो है, कई हमारे रिसाइकल प्लेयर्स हैं जो कि सर्किट में बहुत देर से खेल रहे हैं, उनको भी आपने प्रेफर किया है? सो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके नज़र में एक, आपके हिसाब से कौन सा प्रोफेशनल है जो आपकी किताब में बिल्कुल फिट बैठता है? देखिए रमीज़ भाई, अल्टीमेटली आपका गोल क्या है? आप जब टीम सेलेक्ट करते हैं तो आप पोटेंशियली ऐसी टीम सेलेक्ट करना चाहते हैं जो कि जिसने जीतना है, तो जीतेगी कैसे वो? विद विनिंग परफॉर्मेंसेस जीतेगी, विनिंग कंट्रीब्यूशंस जीतेगी। आप देखोगे कि यार पोटेंशियली विनर्स कौन से हो सकते हैं। अच्छा, आज कौन है और जिसमें पोटेंशियल है आगे, अभी हो सकता है वो वैसे ना हो, बट पोटेंशियली 1 साल में 2 साल में ये मैच विनर होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में। ओके फाइन, फिटनेस, ये सारी चीज़ें उसकी पार्ट एंड पार्सल हैं, उसके बगैर, डिसिप्लिन के बगैर आप नहीं वो अचीवमेंट कंसिस्टेंटली कर सकते। बट देन अगेन आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका एटीट्यूड, आप क्रिकेट को कैसे लेते हैं, एंड विनिंग अ गेम, विनिंग अ टूर्नामेंट, विनिंग परफॉर्मेंस कैसे देनी है, वो मेरे ख्याल में किसी भी प्लेयर के लिए, और जो चैलेंज लेना चाहता होगा यार, जो अंदर जाने से डर रहा है, जो मुश्किल सिचुएशन से डर रहा है, तो ऐसा प्लेयर आपके लिए मेरे ख्याल में वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो फिर आपकी टीम के लिए वो बेनिफिशियरी नहीं है। आपने खासा अरसा हो गया पाकिस्तान टीम के साथ, एक फेज़ आपका गुजर गया है, अब नेक्स्ट फेज़ में है, जैसे कि आपका 5000 मीटर्स की मैराथन जो है वो अब ख़त्म एक तरह से हो रही है। क्या करना चाह रहे हैं आप अपने अगले फेज़ में मिसबा? एक नया कप्तान आपको मिला है, दो तीन नए लड़के भी आए हैं, आपका एक एक यूथफुल लुक बन रही है इस टीम की। आपके जो मेजर, अगर मैं गोल पूछूं, चले न्यूजीलैंड के टूर को सामने रख लेते हैं, ये मुश्किल टूर होगा, आपके गोल क्या हैं? आप किस तरह से इस टीम को क्रिकेट खेलना देखना पसंद करना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी बात की रमीज़ भाई, एक तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब है, जो वाइट बॉल में आपको एक सबसे करीब तरीन एक मेगा इवेंट है आपका, उसके हवाले से अगर आप बात करते हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। ये है, फिर हमने आगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलना है, फिर आगे हमारी बैक टू बैक काफ़ी अच्छे, ये अपने आप को गेज करने का मेरा हमें इससे अच्छा कोई मौका नहीं कि वहाँ कंडीशन, हमें इंग्लैंड में परफॉर्म किया और वही ब्रांड हमने खेलनी है, उस परफॉर्मेंस में हमने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। तो मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड कप के लिए और आगे इस टीम को डेवलप होने में बाबर के साथ शादाब है, हैदर है, ये लोग अगर वो वाली रिपीट करते हैं परफॉर्मेंस विद स्लाइट इम्प्रूवमेंट, 10% भी इम्प्रूवमेंट आप कह दें, तो आई थिंक वी आर देयर कि जहाँ हम सोच सकते हैं कि यार T20 वर्ल्ड कप के लिए ना अब हम लोग तैयार हैं, हमारा एक कम्बिनेशन सेट हो गया है और हम बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, अटैकिंग फास्ट बॉलर्स हैं, स्नैन ने जिस तरह बॉलिंग की है, स्विंग किया बॉल को, अराउंड 150 बॉल कर रहा है, वहाब अच्छी बॉलिंग कर रहा है, शाहीन एट इज पीक, हारिस रऊफ जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है, एंड देन यू गॉट अ वेरी गुड लेग स्पिनर, ऑल राउंड क्रिकेटर, शादाब, मेंटालिटी, एटीट्यूड, बाबर द काइंड ऑफ फॉर्म ही इज़, एक सीनियर प्लेयर हफीज़ जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, एंड देन खुशदिल वो जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, और फिर इमाद अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, एंड देन उस्मान कादिर। तो एक आप जो ये सोच रहे थे, जो हमें लग रहा था आके कि यार हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर या लेग स्पिनर, वो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन T20 में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वाइट बॉल में वो हमें चाहिए, वो मेरे ख्याल में हमारे पास आए हैं। इसी तरह टेस्ट क्रिकेट है, आई थिंक इंग्लैंड, वी वर वी वर देयर, वी वर वेरी क्लोज,
अनफॉर्चुनेटली उसका दुख किसी को भी नहीं जाएगा, वो एक टेस्ट मैच कुड हैव बीन अ गेम चेंजर बिल्कुल फॉर पाकिस्तान। 1.5 घंटा। बट आई थिंक हमें वो चीज़ ध्यान में रखनी है, द वे वी जस्ट फॉट बैक आफ्टर दैट इन नेक्स्ट 2 टेस्ट मैचेस, दैट वी हैव टू रियली बिलीव, और वो हमें रिपीट करनी है बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी इन न्यूजीलैंड, ट्राई टू विन दैट एंड देन स्टे इन दैट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो टेस्ट की चैंपियनशिप हो रही है। आई थिंक दैट इज़ द मेन गोल। होपफुली इंशाल्लाह ये टीम वहाँ पे अपने आप को पिक करे और उस तरीके से परफॉर्म करे। टैलेंट को परखने के लिए फर्स्ट क्लास सिस्टम की हम बात करते हैं, उसको रिवैम्प किया गया है, पिचेस की बात करते हैं। मैं तो बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि ड्रॉप इन पिचेस आपके 1-2 सेंटर्स में होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले पर्थ जैसी कंडीशंस आपको कदाफी में मिल जाएं, या जब आपने वर्ल्ड कप खेलना है इंडिया में T20 का, तो स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर शायद एक ड्रॉप इन पिच हो, ताकि आप प्लेयर्स की असेसमेंट आपकी जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक बैठे। सो आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए हैं जिससे कि आपके हाथ मजबूत हो? देखिए आपका आइडिया बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट अगर ये नहीं भी हो सकता देन अगेन आपको पता है पाकिस्तान में नेचर ऑफ पिचेस डिफरेंट वेन्यूज़ पे, जैसे आप डायमंड इस्लामाबाद या इस्लामाबाद पिंडी में आप चले जाएं, आपको बाउंस मिलेगा, वहाँ पे कैरी मिलेगा। आपने T20 में देखा कि फास्ट बॉलर टीमें 5-5 फास्ट बॉलर से खेली हैं, तो आपको ये ज़रूर कि आपने जब प्रिपरेशन करनी है अपनी, या डोमेस्टिक कोई भी टूर्नामेंट रखना है, वो थोड़ा सा अलाइंड हो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ। कहाँ जा रहे हैं, कैसी क्रिकेट है वहाँ पे, क्या आपको मिलने वाला, उसके हिसाब से आप तैयारी करें। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी जो लास्ट ईयर इवन मतलब जब मैं आया हूँ तो कोशिश मैंने किया कि एक अलाइंड करें हम पूरी जो हमारी फ़िटनेस पॉलिसी है, जो जो हम ऊपर करते हैं, जो प्रैक्टिस हमारे जीन्स ऊपर हैं वही हम नीचे लेके चलें, प्लेयर्स को उसी स्टैंडर्ड पे तैयार करें, ताकि फ़र्ज़ करें हमें यो 18 चाहिए, अगर इंटरनेशनल लेवल पे एक प्लेयर से फ़ैट लेवल उसका 70 चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर हमें स्ट्रेंथ, अपर बॉडी स्ट्रेंथ या लोअर बॉडी स्ट्रेंथ या उसकी इंडोरेंस एक सर्टन उस पर चाहिए, वाई नॉट कि वो नीचे से प्लेयर उसी उस पर आए, सेम आपका स्टैंडर्ड हो नीचे, आपके लिए वो मुश्किल ना हो। वहाँ वो आया तो उसको ये फिक्र ना हो कि यार मैंने स्किल या परफॉर्मेंस करने की बजाय मैंने तो ये अचीव करना है मिनिमम टीम में रहने के लिए। पता है आप, ये 8-8 kg यहाँ पे लास्ट ईयर हमने जब कुछ प्लेयर्स को खिलाया तो हमें यहाँ पे उनको 3-3 वीक पहले एकेडमी में बुला के उनको मतलब उस स्टैंडर्ड पे लाने के लिए हमारा जोर लग गया है। अभी आप देखें आज़म खान की एग्जांपल आपके सामने है, इतना टैलेंटेड प्लेयर है, पाकिस्तान को चाहिए भी, विकेट कीपर है, टेलर मेड जिसको कहते हैं वाइट बॉल क्रिकेट के लिए, बट उसकी जो फिटनेस है आई थिंक इसको हमने कोशिश करने के जो भी नीचे से बंदा है वो उस स्टैंडर्ड पे हो गया जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए, ताकि मुझे ये फिक्र ना हो कि यार मैं इसको पिक तो कर लूँ, शर्जील खान है पिक तो कर लूँ, लेकिन इसकी फिटनेस कहाँ पे सही स्टैंड बात है। करती है, तो बहुत पीछे फील्डिंग अ- आपने देखी यहाँ हाँ पे, सही बात है, फील्डिंग के आपको उस ऊपर पर बहुत पीछे हैं, फोकस बहुत करना है पीछे हर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रमीज़ भाई, हैं। जिसमें हम पीछे हैं, जो नीचे हमने कोचेस से भी बात की, अभी ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर काफ़ी उस पर वो रेगुलरली उनसे बात कर रहे हम्म, हैं, दैट इज़ गेम अवेयरनेस। एंड बिल्कुल यही मेरा अगला क्वेश्चन था। आई डोंट नो, मुझे लगता है रमीज़ भाई कि जैसे मैं, मेरी डेवलपमेंट क्लब क्रिकेट से हुई है, तो कोई ऐसा वीक नहीं था जिसमें मिनिमम 3 मैच ना खेलूं डिफरेंट जगह पे। आप देखें जी, आप बारादरी में खेल रहे हैं, आप मजीठी हाल में डिफरेंट, आप पूरे ग्राउंड में खेल रहे हैं, आप टर्निंग पिच पे खेल रहे हैं, आप मॉल टाउन में जाते हैं थोड़ी बाउंसी पिच पे खेल रहे हैं, आप बाग जना में खेल रहे हैं, अच्छी पिच है, सपोर्टिंग पिच है। एंड the more you play the games, different scenarios, different bowling, different situations को आप फेस करते हैं, आप सीखते हैं कि यार मैंने क्या करना है, मेरी हिटिंग भी आ गई, मैंने कहीं सरवाइव करना है, गीला पिच आ गया, टर्न हो रहा है, मैंने स्वीप मारनी है, मैंने शॉटें ऐसी मारनी है। समहाउ आई थिंक कि थोड़ा लिमिटेड हो गए प्लेयर्स सो मैच आपके से। जो हडल में आप फिर गेम अवेयरनेस की बात करते हैं मिसबा, ये इनको बताना पड़ता है बच्चों की तरह कि अब सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, किस तरह से एक मॉडर्न जो एक डे का हडल है ड्रेसिंग रूम में, वो किस तरह से आप कंडक्ट करते हैं, कीपिंग इन माइंड एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं कि गेम अवेयरनेस नहीं है। जी, सो कोशिश कर रहे हैं इस पे कि इसको एक तो प्रैक्टिस में हम तो इसको वीडियोस दिखाते हैं इनको। डिज़ाइन करें, प्रैक्टिस को डिज़ाइन करें, ऑब्वियसली वीडियोस भी देखते हैं, पर प्रैक्टिस में डिज़ाइन करें कि प्लेयर जो भी बैटिंग कर रहा है पर्पसफुल बैटिंग हो, उसको फेजेस बताएं कि अच्छा यार नया बॉल है, ओपनर्स आए हो, कैसे क्या करना है। जैसे डॉट बॉल है, आप 45 पावर प्ले में आप 40 से ज़्यादा आप डॉट बॉल खेल रहे हैं, तो मतलब है कि आउट ऑफ 60 बॉल्स आप
आपकी जो विन, जहाँ आपके 40 से कम डॉट बॉल होते हैं यू आर विनिंग, जहाँ आपके उससे ऊपर जाते हैं तो उसमें आपको सिनेरियोज क्या, यार सही सही। ठीक है चौका पार मारना हिटर्स है। आपको और चाहिए मिसबा T20 क्रिकेट में, आप बिल्कुल मानते हैं? चाहिए। देखिए नंबर 6 7 8 या इवन 5 पे भी जो आपका प्लेयर होता है वो रिलेट करे उसको, उसका जो रेंज है वो ये होनी चाहिए। अच्छा यार 7 एन ओवर 8 एन ओवर से लेके 20 भी अगर चाहिए तो ऐसा हो कि 3 बाउंड्रीज वो क्लियर कर सके। उसके लिए आजकल की दुनिया में एक तो पावर हिटिंग है, दूसरा आपके अनकन्वेंशनल शॉट्स हैं कि आप ये भी मार रहे हो, आप ये भी रिवर्स स्कूप भी मार रहे हो, आप स्विच हिट भी मार रहे हो, ये सारी चीज़ें आई थिंक उस पे। उसके लिए कुछ स्पेशल कोच की ज़हन में है आपका कि पार हिटिंग कोच हम लेके आए इस टीम के साथ लगाएं? देखिए पावर हिटिंग कोचेस आई थिंक कि कर सकते हैं वो, लेकिन बात वही है रमीज़ भाई कि आपको आइडिया तो होता है कि पावर हिटिंग कैसे आपने करी, वो सारे प्लेयर्स आप उसके थ्रू गए हैं। अगर फर्ज करें मेरा रोल ऐसा नहीं है, बट ठीक है आपने T20 अगर खेली है तो यू नो कि यार पावर हिटिंग क्या करनी है, आप कोशिश करते हैं कि ठीक है। मेरा भी कोशिश यही होगी आगे भी कि मैं कम से कम पाकिस्तान में जैसे लोग हैं आपके पास, अब अब्दुल रज़ाक KPK के कोच हैं, मतलब जिस किस्म की क्लीन हिटिंग उन्होंने की है सारी ज़िंदगी, उससे फिटिंग जिसको कि जिस एरिया में बॉल आ रहा है वहाँ हिट करना। शाहिद अफरीदी आपके पास हैं, तो ये वो लोग हैं कि जिनसे कोशिश है कि हाँ जी ये लड़के गाइड को साथ खेल भी रहे हैं। आप वैसे भी देख सकते हैं इसको, बट हमारी अभी जो रिसेंटली भी इवन टीम में भी जो ड्रिल्स चलती हैं वो हम कोशिश करते हैं उसको कि अंडरस्टैंड करें कि भाई स्ट्रॉन्ग बेस है इसकी, कैसे आपने मारना है, हिट मारनी है। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है हमारी कि हम जब हिट करने जाते हैं तो बेस नहीं होती, आई ऑन द बॉल नहीं होती, एरिया पे हाँ, नहीं करते हम ज़्यादातर बॉल वो को इधर मिड को। विकेट ही मारते हैं, सीधी हिट्स हम कम तो लगाते हैं। कोशिश कोशिश यही है कि इन चीज़ों पे काम करें, करते हैं बिल्कुल। अब स्पेसिफिकली हमारी जब भी हमारा ये कैंप होता है उसमें अलग से पावर हिटिंग की कोशिश प्रैक्टिस होती है और कोशिश करते हैं कि ये करें। आई थिंक कि उससे आपने देखा है रिसेंटली काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है, बेहतरी आ रही है। मिसबा T20 में जो कामयाब टीम्स हैं, चाहे वो आपकी T20 लीग्स में जो खेल रही हैं या इंटरनेशनल लेवल पे हैं, उनके कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। आपको पता है ओपनिंग पे एक सर्टन पेस से वो खेलेंगे, मिडिल ऑर्डर में एक्शन भी है, स्टेबिलिटी भी देते हैं, लेट मिडिल ऑर्डर में फिर बड़ी शॉट्स लगाने वाले हैं। एक आइडियल कॉम्बिनेशन है। कितने दूर हैं आप उस आइडियल कॉम्बिनेशन से T20 में? देखिए रमीज़ भाई, जो लास्ट हम सीरीज स्पेशली इंग्लैंड में खेले हैं बहुत उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है टीम का, द वे वी जस्ट बैटेड, कि हम अगर वहाँ जाके इस तरह 190 प्लस कर सकते हैं तो आई थिंक स्पेशली जो टॉप ऑर्डर है हमारे, जो ऊपर से 4 5 लोगों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, pretty much satisfied with that the way we are going, but still I think जो वो एक नंबर 5 6 7 पे आपको जो पावर हाउस है, स्टिल वर्किंग ऑन दैट, स्टिल वर्किंग ऑन दैट। अभी उस पे हमें वहाँ पहुँचना है जहाँ पे दूसरी टीमें हैं कि 20 एन ओवर भी होता है तो बड़े मज़े से वो कर फील जाते कर हैं। रहे होते हैं कि यार 6 में से 3 हिट्स मारनी। सही बात। सो वो जो एक्सपैंड करना है हमें अपने आप को, स्टिल मेरे ख्याल में वहाँ पे हम उस पे देख रहे हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ऑब्वियसली वर्किंग ऑन इमाज बैटिंग। और अभी बॉलिंग में हमारे साथ जैसे वहाब भी इवन खेलता है, द वे इज पावर हिटिंग उसकी भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर फ़हीम है, कोशिश कर रहे हैं। और भी अगर हमारे पास कोई ऑप्शन वहाँ पे ऐसी आती है एंड वी डेवलप ऑन दैट, कि ऊपर से अगर हम जो कंटिन्यू करते हैं, अगर वहाँ से हमें नहीं भी मिलता तो नीचे से आके अगर 5 ओवरों में 60 करना है तो हमारे अंदर वो एबिलिटी हो कि वहाँ से हम उसको ले जाएं या अच्छा, उससे ज़्यादा। दो तीन सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे सवाल थे। एक तो हफीज स्पेसिफिक नहीं है मगर एज स्पेसिफिक ज़रूर है, इसलिए कि जब T20 का वर्ल्ड कप आएगा, और T20 में आपको पता है वर्ल्ड कप में आपके पास वीक लिंक्स कम होते हैं ऑपोजिशन पे। डोमेस्टिक T20s में आप एक दो बॉलर पकड़ सकते हैं। सो एज के हिसाब से आप क्या समझते हैं कि एट 40 41 वो आपको वर्ल्ड कप जितवा सकेंगे, या उतनी उम्र के और प्लेयर्स, और उनका रोल क्या होगा? और अगर उनकी फॉर्म एकदम से डिप कर जाती है, अभी एक साल पड़ा हुआ है, तो उनके फिर रिप्लेसमेंट आपके जेहन में मौजूद है? और दूसरा मेरा फिर से वही सवाल है कि जीतने के लिए एक जो इंग्रेडिएंट है आपके हिसाब से T20 में, वो क्या है? फील्डिंग है, कीपिंग के ऊपर आपका क्या टेक है? क्या मेक शिफ्ट कीपर
अगर खुशदिल को आप तैयार करना चाह रहे हैं, आपको दूसरे उस हिसाब से गो गेटर्स नहीं मिल रहे, इसके ऊपर भी आपका जहन काम कर रहा है? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। नंबर वन तो जो आपने सवाल किया है कि एज, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट फिर वही जो मैंने पहले बात की कि कभी भी आप किसी को भी पिक करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आप सोचते हैं मैच विनर, कितना का आपकी टीम को कंट्रीब्यूशन है, इसकी मैच विनिंग एबिलिटी, इसकी जो फिटनेस है, ओवरऑल इसका कंट्रीब्यूशन है, क्या मैच निकाल के दे सकता है ये। तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एज डजेंट मैटर इन टर्म्स ऑफ दैट। अगर कोई बंदा सर्वाइवल मोड में नहीं है, ही इज़ जस्ट लीडिंग, डिप करता है, ऑब्वियसली कोशिश हमारी यही है कि जो भी प्लेयर है, आप अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फॉर्म में डिप कुछ भी हो सकता है। सो यू ऑलवेज जस्ट नीड 2-3 बैकअप्स के, हाँ यार ये नहीं होगा तो इसकी जगह ये होगा। दैट इज़ इन आवर माइंड। जो कीपिंग का भी आपने कहा है, ऑब्वियसली दैट इज़ स्टिल अ डिबेट। हमारे उस पर कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे साथ हैं उनकी वो पावर हिटिंग एबिलिटी पे भी काम करें, एंड देन कीप लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस ऑल्सो। नीचे जो पावर हिटिंग की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली दैट इज़ अनदर थिंग जिस पे हमने हमारा फोकस ज़ाहिर ही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने भी T20 टूर्नामेंट देखा, आपको सारे नंबर्स पे बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस नज़र बिल्कुल, आएंगे। बिल्कुल। और अभी हम शाहीन्स की टीम जा रही है तो उसमें उन नंबर्स पे डिफरेंट प्लेयर्स हैं, और बड़ी अच्छी चीज़ है कि वहाँ इनको T20s मिलेंगे अगेंस्ट एक जो न्यूजीलैंड। ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट बना फिर मिसबा कि जो परफॉर्मर्स थे उस T20 टूर्नामेंट के, उनको आगे जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है वो उस तरह से मौका नहीं मिला। एक दो को आपने सेलेक्ट जरूर किया, मगर बहुत सारे जो है वो गिला शिकवा भी करते रहे कि क्योंकि फॉर्म को मेरी किताब में तो सल्यूट करना चाहिए और उसका बेहतरीन, उसका जो है एक तरह से यूसेज होना चाहिए। सो शोएब मकसूद है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बट जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि आपको पावर हिटिंग की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए। आपकी किताब में जो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर्स हैं और फॉर्म को लेके उनको फौरन इंडक्ट कर देना, एक तो फ्यूचर की बात भी होती है ना, एक करंट फॉर्म को भी सामने रखना। तो आपने इतनी इंकरेजमेंट नहीं दिखाई। जैसे कि वो लड़का था दादू का लेग स्पिनर, क्या नाम है उसका, महमूद नाम था क्या था, वो जो लेग स्पिन करते, जाहिद जाहिद। जाहिद जो थे, जाहिद। उनको भी क्योंकि गेंद उनका स्पिन हो रहा था, मैं ये समझता था कि शायद आप उस तरफ भी निगाह दौड़ते और उसको जो परफॉर्मेंस है उनको एक लेजिटिमेसी मिल जाती सिलेक्शन के थ्रू। लेकिन रमीज़ भाई बात ये है कि आप 11 खिला सकते हैं और ज़्यादा 16 या 17 आपकी टीम के साथ होते हैं। ये कभी भी नहीं हो सकता कि जितने लड़कों ने परफॉर्म किया है एक टीम के ख़िलाफ़ वो उनको खिला दे। जाहिद महमूद के केस में पहले भी मैंने बताया है कि उसकी परफॉर्मेंस और उस्मान कादिर की परफॉर्मेंस एक विकेट का या 2 विकेटों का ऊपर। एक लड़का है जिसमें हमने 1 साल इन्वेस्ट किया, वो थ्रू प्रॉपर चैनल नीचे से आया है, और जो मुझे लगता था कि उसकी वेरिएशंस बेहतर हैं जाहिद से। जाहिद इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल बेटर है, बट इन टर्म्स ऑफ स्पिन, बाउंस, गुगली, फ्लिपर, लेग ब्रेक, आई थिंक उस्मान कादिर हमें लगता है कि पोटेंशियली थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन है। दैट्स वाई, और एक हमारी इन्वेस्टमेंट भी थी, इसलिए हमने उस्मान कादिर को खिलाया और उसको हमने पूरा चांस दिया। अब हम या तो उस्मान कादिर को मिस करते हैं या फिर जाहिद महमूद को, तो किसी एक तरफ ही आप जा सकते हैं। जिस पे आपने इन्वेस्ट किया उस पे गए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने पे ऑफ भी किया। और जहाँ तक दूसरे परफॉर्मर्स की बात करते हैं, ऑब्वियसली आप देखते हैं, बट कैसे आप मतलब शोएब मकसूद हैं और ओपनर्स ने परफॉर्म किया, जहाँ हम हैदर को भी खिला रहे हैं, जहाँ हम अब्दुल्ला शफीक को भी लेके आए हैं, आप फिर बाबर को नहीं खिलाएं, फिर आप जो अपना सारा आपका जो कम्बिनेशन है, आपने साथ साथ जो आपके प्लेयर खेल रहे हैं उनको भी कॉन्फिडेंस देना है, उनको भी साथ रखना है, और कोशिश करें कि जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ आप उनको चांस दें और उनको लेके चलें। जो मिस आउट कर गए, कुछ शाहीन्स में आ गए, आगे कंटेंशन में, आगे की बात बड़ी ठीक है कि हाँ जी फॉर्म को देखते हो, लेकिन फॉर्म पे भी आप पूरी टीम तो नहीं बदल सकते। सर्टेन प्लेयर्स, हैदर भी फॉर्म में था, खुशदिल भी फॉर्म में था, तो वो आप कोशिश करते हैं कि जितने आप चांसेस दे सकते हैं किसी को दें। एकदम से आप बिल्कुल सबको चांस देना मेरे ख्याल में वो भी आपके लिए इतना आसान नहीं, आपके लिए बड़ा मुश्किल।
अच्छा मिसबा, ओवरसीज ट्रिप्स जो हैं आपके जो हैं वो टफ साबित हुए हैं, रिजल्ट्स वैसे नहीं मिले जैसे कि होम टूर्स के ऊपर आपको मिलते रहे हैं। और न्यूजीलैंड एक बहुत बड़ा उस लिहाज से चैलेंज है क्योंकि एक स्पीड के हिसाब से जो है ये आउटवेट और आउटस्मार्ट करते हैं। फिर कंडीशंस जो हैं वो आपके लिए चैलेंजिंग साबित हो सकती हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या हरबा इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको न्यूजीलैंड को हराने के लिए? देखिए रमीज़ भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया अगर हम देखें, ऑब्वियसली बिल्कुल वो स्टार्ट था हमारा, और बड़ा ही जिसको कहते हैं कि डिसअपॉइंटिंग टूर था हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ वाइट बॉल एंड रेड बॉल क्रिकेट। स्टार्ट हमने अच्छा किया, पहले वहाँ पे साइड गेम जीते, T20 में भी 4 डे में बहुत अच्छा खेले, और प्रैक्टिस मैच में, बट टेस्ट मैचेस में उस तरीके से हम लोग वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, वन साइडेड एक। बट आफ्टर दैट अगर हम उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ जो अवे सीरीज़ थी वो इंग्लैंड थी, उसको अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो एक सेशन जो आप भी ज़ाहिर है आपने विटनेस भी किया उस चीज़ को, वी वर देयर। जो हम एक वो जो फाइनल टच है वो नहीं दे सके, वरना आप खुद देखें कि वो एक टेस्ट मैच अगर इस टाइम हमारे बैग में होता तो कॉन्फिडेंस लेवल इस टीम का, परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस कहाँ से कहाँ होते हैं। तो वो उस पर हमने ऑब्वियसली उसको देखते हुए फिर उसके हारने के बाद पहला टेस्ट जिस तरीके से हम अगले 2 टेस्ट मैच भी खेले, जो हमारी परफॉर्मेंस थी, मैं बड़ा मेरे ख्याल में उस हवाले से होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह अगर उस तरह की क्रिकेट हम खेल सकते हैं, इम्प्रूव करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, तो न्यूजीलैंड हमेशा से टफ एक अपोनेंट रहा है अपनी होम में। बट वो वाइट बॉल की जो क्रिकेट जैसी हमने वहाँ खेली है वैसी हमने खेलनी है, उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है। वी हैड अ वेरी गुड चांस, और लुकिंग फॉरवर्ड ये अपॉर्चुनिटी है, मैं कहता बिल्कुल हूँ कि बिल्कुल। हमारे लिए हमें अपने आप को गेज भी करना है हाँ कि हाँ जी बिल्कुल। हमने और उस नाम चीज़ से बनाने बाहर ना। वाली सीरीज उसके है इसमें, बाद कोई शक वहाँ पे, और उसके बाद अब जाहिर है हमारा एज ए टीम एक्सपोजर एक्सपीरियंस बढ़ा है, कॉन्फिडेंस लेवल बाबर का भी बेहतर हुआ है, और प्लेयर्स भी अब देखें जो यंगस्टर्स हैं उनको एक ऑलमोस्ट 5-6 महीने और मिल गए हैं उस चीज़ के। तो होपफुली आई थिंक जो आपने बात की कि कैसे जीतना है, सिंपल वे है, जो ब्रांड हम खेल के आए हैं वहाँ पे वही हमने खेलनी है, स्पेशली T20 क्रिकेट में। रिसोर्सेज हमारे पास हैं, तेज़ बॉलर हैं, वेरिएशन है, बैटिंग में फ्लेयर है हमारी, अब जिस तरीके से हम अटैक कर रहे हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी हमारी टीम में है। बस वो जो एक फिनिशिंग टच है उसको हमने विद एक्सपीरियंस दैट इज़ गेटिंग बेटर, एंड दैट व्हाट वी नीड टू डू वेल इन न्यूजीलैंड। अच्छा ये मुझे बताएं, टेस्ट मैचेस हैं वहाँ पे, किस किस्म का आप समझते हैं चैलेंज होगा? क्योंकि नॉर्मली वो तेज पिच बना के बाउंसर वगैरह करते हैं, आपकी तैयारी शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट, पेस के अगेंस्ट, आप ये इस तरह का होमवर्क यहाँ से करके जा रहे हैं, या वहाँ पे जब उतरेंगे और प्रैक्टिस सेशंस आपने कुछ इस तरह से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये सब कुछ रेप्लिकेट करेंगे? मेरे ख्याल में रमीज़ भाई जो सबसे ज़्यादा हमारी अभी हमने रिसेंटली इस टीम के साथ काम किया वो यही किया है, जब से स्टिक्स आई हैं फिर स्लैब है, जो हमारे करंट लॉट है फ्रॉम टॉप टू इवन मिडल ऑर्डर, इवन रिजवान 6 नंबर पे बैटिंग करता है, दे आर गुड अगेंस्ट शॉर्ट बॉलिंग, छोड़ते भी अच्छा है, कट पुल अच्छी मारते हैं। तो शॉर्ट बॉल पे एज सच हमें ऑस्ट्रेलिया में भी कोई इशू नहीं हुआ। वहाँ पे भी अगर हम आउट हुए हैं तो वो एक चैनल बॉलिंग पे आउट हैं, जिसको हमने इंग्लैंड में भी हमारा देख लें, इवन जोहर आर्चर ने वहाँ पे हमें बाउंसेस और सारा कुछ किया, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा हमें कोई ये नहीं हुआ कि हम शॉर्ट बॉलिंग पे थ्रेट हमारे लिए था। आई थिंक उसको हमने नॉर्मली न्यूजीलैंड में क्या करते हैं वो कि घास बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, वो हैगले ओवल पे मैच है, बहुत ज़्यादा सीमिंग ट्रैक होता है, तो उस चीज़ को हमने देखना है। इंग्लैंड में हमारी अच्छी प्रैक्टिस हुई है कि सेकंड जो हम पिच खेले हैं वहाँ पे साउथहैम्पटन में, बिल्कुल ग्रीन पिच थी, और टॉप क्लास सीमर थे दुनिया के जिनको हम खेल रहे थे विद द ड्यूक्स, ड्यूक के बॉल के साथ जैसे। सही बात। तो दैट डिसिप्लिन अगर हम शो करते हैं, देन वी हैव अब्बास, सोहेल खान ऐसी कंडीशंस में टॉप क्लास बॉलिंग करता है, नसीम शाह होगा हमारे पास ऑलराउंडर फ़हीम भी है। सो शाहीन, वी हैड अ वेरी गुड चांस, स्पेशली अगर हम बैटिंग डिपार्टमेंट में उस डिसिप्लिन को जैसे हमने इंग्लैंड में रखा कि हम समवेयर अराउंड 300 करते हैं, तो हमारी बॉलिंग आई थिंक कैपेबल है कि हम उनको वहाँ पे जो है। अच्छा मिसबा, आपको पता है कि हिस्टोरिकली न्यूजीलैंड लेग स्पिन को अच्छा नहीं खेलते रहे, हम दो लेग स्पिनर्स के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में उतरते थे। आपके जहन में कुछ ऐसी चीज़ है कि उनको थोड़ा लेफ्ट फील्ड से सरप्राइज देंगे और इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएं
कि उनको एक तरह से साइकोलॉजिकली जो है ये इम्तिहान में डाले कि हम समझते हैं तुम लेग स्पिन को अच्छा नहीं खेलते, सो हम 2 लेग स्पिनर्स को खिला रहे हैं। कुछ ऐसी सोच रहे हैं आप? रमीज भाई देखें, हमारे पास जो पीछे हमारा जो माइंडसेट था वो यही था कि शादाब को भी एज अ बैकअप रेड बॉल क्रिकेटर इंग्लैंड में भी हमने यूज़ किया और उसकी माइंड में भी ये चीज़ है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में इंशाल्लाह वो और बेहतर से बेहतर होगा, स्पेशली उसकी जो वेरिएशंस हैं। फिर हमारे पास वाइट बॉल में भी बैकअप एक लेग स्पिनर आया जिसकी वेरिएशंस बहुत अच्छी हैं। फिर हमारे पास यासिर शाह है जो कि एक्सपीरियंस भी है। तो वी गॉट रिसोर्सेज। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें कंडीशंस क्या मिलती हैं वहाँ पे। अगर तो बिल्कुल ही एक ऐसा आपको स्विमिंग पिच मिल जाता है जहाँ पे आपको लगता है कि यार यहाँ पे तो डिसीजन ही 3 दिन में है, 3.5 दिन में है, देन ऑब्वियसली यू रिस्पेक्ट द कंडीशंस। और हमारे पास वो रिसोर्सेज भी हैं कि हम 3+1 जो एक हमारा सीमर राउंडर है उसको भी लेके जा सकते हैं, 4 सीमर्स खेल सकते हैं, प्लस शादाब खेल सकते हैं। तो वो सारी बेसिस हमारे पास कवर्ड हैं। होपफुली इंशाल्लाह दिमाग में है, उनका भी दिमाग में है कि वो किस तरीके से खेलते हैं, क्या हमने करना है। बट फाइनल डिसीजन तो वहाँ जाके कंडीशन। कंडीशंस को अच्छा, देख के करें। आखिरी सवाल मिसबा, नया कप्तान जा रहा है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है बाबर के लिए। किस तरह से, एक तो आपने अभी तक कम मौका ही मिला है उनको जज करने का फ्रॉम लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, आपके क्या इनिशियल कमेंट्स हैं उनकी कप्तानी के बारे में, और क्या पाकिस्तान को एक कप्तान 3 फॉर्मेट्स के लिए इज इट द वे फॉरवर्ड? आई थिंक मैं पर्सनली मुझे लगता है कि ही इज़ डूइंग वेरी वेल। और इन टर्म्स ऑफ गेम अवेयरनेस ऑन द फील्ड स्ट्रेटजीज, आई थिंक जो प्लेयर मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ बैट्समैन, वो हैंडल भी करता है, स्पिनर्स को भी हैंडल करता है। जब वो रन्स करता है वो टॉप क्लास बॉलर्स को भी हैंडल करता है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज कैसे इस टाइम के फील्ड के साथ मैंने कैसे खेलना है, आई थिंक उसको बहुत अच्छा आइडिया होता है ऐसे बैट्समैन को। उसके बगैर वो इस तरह की परफॉर्मेंसेस कर नहीं सकता। टिल नाउ आई थिंक मैं बहुत इससे इम्प्रेस्ड भी हूँ कि इतनी जल्दी, क्योंकि मैं जब खुद कप्तान बना था तो यकीन करें पहले 2-3 साल तो आपको इनिशियली, नॉट पाकिस्तान टीम, जब इनिशियली मैं बना था उसने तो पहले कप्तानी कहीं नहीं की। आपको तो चीज़ों की समझ, द वे ही इज़ गोइंग, और डिसीजंस मोस्टली उसके जो होते हैं वो बड़े राइट टाइम पे होते हैं। द वे ही हैंडल्स हिज बॉलर्स, एंड आई थिंक विद टाइम और एक्सपीरियंस आता जाएगा तो वो सिचुएशंस को भी बहुत अच्छा और अच्छा एनालाइज करेगा। आई थिंक ही विल बी गुड। स्पेशली मेरा बिलीव ये है कि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, व्हेन यू आर कंट्रोलिंग, जब कॉन्फिडेंस आपके पास होता है एज अ प्लेयर, आई थिंक आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव और उस टाइम तगड़ा होता है। और आप जितना ये आपका माइंडसेट ठीक होगा उतने आप अच्छे डिसीजन ले आपको सकते अगर 2 उनसे बातें करनी है जो कि हम हमारे व्यूअर्स से भी शेयर कर सकते हैं, क्या उनको आप सलाह मशवरा देंगे 1-2 चीज़ों का फ्रॉम कैप्टनसी पॉइंट ऑफ व्यू? हैं। आई थिंक कैप्टनसी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं बिलीव करता हूँ, एक नोइंग योर ओन टीम एंड रिसोर्सेज बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि जब आप अंदर होते हैं, जब तक आपको ट्रिगर पॉइंट्स का नहीं पता होगा अपने प्लेयर्स के, तो आप उनसे काम नहीं ले सकते। ठीक है, आपकी एक सोच होती है, आप डिफरेंटली यहाँ कैसे, लेकिन आपने वो कैसे मैदान जंग में दूसरे, ही पता चलता है। बिल्कुल आपने कैसे उस बंदे से उसका जो पोटेंशियल है वो कैसे बाहर निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बटन में छेड़ूंगा तो ये बंदा जो है ना, इसको मैंने थोड़ा सा डंडा दिखाना है, इसको मैंने सो नोइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। प्लेयर्स आपका ये ये। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन बी ऑलवेज ऑन देयर साइड इन टर्म्स ऑफ दैट। उनको आपकी जितनी सपोर्ट वहाँ पे मिलेगी इन द मिडल। दूसरी जो चीज़ है, when it comes to decision making, selection, picking, I think there you need to be ruthless. चाहे आपका दोस्त है, जो सही भी बात है, है। आपकी sympathies, then it's on a side. सही बात ये है। दो चीज़ें अगर आपकी होंगी, मेरे ख्याल में आप बहुत अच्छे कप्तान भी होंगे, अच्छे रिजल्ट भी आएंगे और आपकी रिस्पेक्ट होगी। क्योंकि लोग 1 मिनट के अंदर आपके प्लेयरों को पता चल जाएगा कि भाई, एक तो ये हमारी सपोर्ट करता है, दूसरा ये हमें कोई बेनिफिट नहीं देगा इन टर्म्स ऑफ आवर एफर्ट्स, इन टर्म्स हमारी जो परफॉर्मेंसेज होंगी, अगर हम वी आर गुड विल बी देयर। सो आई थिंक ये दो की फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि कप्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। मिसबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप ट्रैवल करेंगे टू न्यूजीलैंड, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं
क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं आपके टेम्परामेंट से बेहद इम्प्रेस्ड हूँ। मैं हमेशा आपको वैसे भी बताता रहा हूँ ऑन एयर में, इस चीज़ को बिल्कुल तस्लीम करना चाहता हूँ, क्योंकि क्रिटिसिज्म खासा होता है और हर कोई आर्म चेयर एक्सपर्ट होता है पाकिस्तान क्रिकेट को लेके, हर एक का ओपिनियन है। और मिसबा को इसलिए ज़्यादा हम आड़े हाथों लेते हैं क्योंकि शरीफ इंसान है, रिएक्ट नहीं करते हैं, और ये इनकी बड़ाई है। और जब तक ये समझते रहें कि हम एक ही पेज पे हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ मिसबा ये है कि आप अच्छा करें ताकि इसमें सबकी इज्जत होगी। मगर फिर भी आपका बहुत हौसला है, आप बड़ी एक क्रिटिकल पोजीशन पे है, आप एक हिस्टोरिक मोमेंट में अपना करियर जो है आगे लेके जा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सीट पे हैं। और मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी नेक ख्वाहिशात हमेशा आपके साथ रहेंगी, क्योंकि आपने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। इसी तरह से मेहनत करते रहे। स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर से कहूँगा कि जितनी ज़्यादा उसमें क्लैरिटी होगी, उतना ज़्यादा आप पे भी प्रेशर कम होगा। ये मेरा एक बरादराना एक्स कैप्टन एक्स क्रिकेटर पॉइंट ऑफ व्यू है। और आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। थैंक यू रमीज़ भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।